सभी श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने चैनल पुरानी कथाओं में। तो दोस्तों, आज लेकर आया हूं एक नई कहानी जिसका शीर्षक है नागलोक के राजा बासी की कहानी 10वां भाग। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने पहले 9 भाग ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही देखिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली हर कहानी आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए कहानी को विस्तार से सुनते हैं। जब तक्षक नाग धनंतर वैद का अंत कर नागलोक पहुंचा तो वहां खूब जोरों शोरों से तक्षक का स्वागत किया गया। ढोल ताशों की ध्वनि से पूरा नागलोक गूंज उठा था। प्रसन्नता से व्याकुल राजा बासिक ने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर तक्षक को आदर से पहना दी और उसे विश्राम करने के लिए भेज दिया। भूरिया नाग भी वहां बैठा बैठा ये सारा नजारा देख रहा था और मन ही मन जल रहा था। उसने खुद से वादा किया कि मैं भी कुछ बड़ा कारनामा करके जरूर दिखाऊंगा। अब तक्षक नाग को तो विश्राम के लिए भेज दिया गया और उसी दौरान दूत जो पृथ्वी लोक भेजे गए थे वे भी दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। दूतों को देख राजा बासिक बोले, आइए, सभा में आपका स्वागत है और बताइए अपनी आंखों देखी कि तक्षक योद्धा ने कैसे बहादुरी से अपने कार्य को अंजाम दिया। दूत बोला, महाराज, पहला समाचार तो ये है कि राजा पारिक ने बिटिया निहालदे और राजकुमार परीक्षित को समुद्र के बीच में कंचन महल का निर्माण कर वहां सुरक्षित रहने के लिए भेज दिया है। और दूसरा ये कि तक्षक तो अपना कार्य कर वहां से निकल आए। परंतु राजा बासिक बोले, परंतु क्या दूत? फिर दूतों ने वह सारी कहानी राजा बासिक को सुना दी जो मरते वक्त धनंतर वेद अपने शिष्यों को समझा कर गए थे। राजा बासिक बोले, क्या तुम सत्य कह रहे हो? यदि ऐसा हुआ तो 1600 धनंतर वेदों की उत्पत्ति होगी, जिससे नागों का जीना दुश्वार हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और महाराज खड़े होते हुए बोले, कल सभी नाग योद्धा समय पर दरबार में उपस्थित हो जाना, क्योंकि कल हम आने वाले भयंकर संकट पर मंत्रणा करेंगे। अगले दिन सभी नाग योद्धा व मंत्रीगण समय पर दरबार में एकत्रित हो जाते हैं। दरबार में सभी के उपस्थित होने के बाद राजा बासिक बोले, सभागणों, हमारे अनुसार आप सभी जानते हैं कि इस सभा का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया है। फिर भी हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, यदि 6 महीने बाद धनंतर वैद जीवित हो जाता है तो ये हमारे लिए बहुत दुखदायक समाचार होगा, और यदि उसके सभी शिष्य धनंतर वैद बन जाते हैं तो इसका भी बहुत भयंकर परिणाम नागों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप कोई ऐसा उपाय खोजें कि ये दोनों ही काम सफल ना हो सके। दोस्तों, ऐसा ही मंत्रणा करते हुए 5 महीने बीत गए, किंतु किसी को कोई उपाय नहीं सूझ पा रहा था। आखिरकार राजा बासिक ने 7 पान का बीड़ा फिर सभा में डाल दिया और कहा, जो भी नाग योद्धा इस संकट को सुलझाएगा और परीक्षित का अंत करने में सफल होगा, उसे हम नागलोक का आधा राज्य भेंट कर देंगे। भूरिया नाग को अब एक अवसर दिखने लगा था अपनी नाकामयाबी को सफलता में बदलने का अवसर। वह तुरंत अपने सिंहासन से खड़ा हुआ और सभा में पड़े बीड़े के पान को चबा गया और फुकार कर बोला, महाराज, आप सभी निश्चित रहिए, अब मैं कार्य को अंजाम देकर ही लौटूंगा। भूरिया नाग के इस साहस के कारण सभा में अब उसके लिए प्रशंसा के स्वर निकलने लगे थे। राजा बासिक बोला, भूरिया, हमें आपसे यही आशा थी। हम जानते हैं ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप ना कर सके। और भूरिया नाग सभी को प्रणाम कर पृथ्वी लोक की ओर चल दिया। वहां दूसरी तरफ धनंतर वैद के शिष्यों में मतभेद होने लगा था। अपने गुरु को लेकर उनके मन में अलग अलग धारणाएं बनने लगी थीं। एक शिष्य बोला, मित्रों,
मुझे नहीं लगता धरती में इतने दिन दफन होने के बाद किसी का शरीर जैसे का तैसा निकले। मुझे लगता है हमारे गुरुजी का शरीर अब गल चुका होगा और हम यहाँ बेवकूफ़ी से बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। फिर क्या था? आधे शिष्यों ने उसकी बात का स्वागत किया और बोले, हाँ भाई, ये ठीक कह रहा है। लेकिन फिर भी आधे शिष्यों का मत था कि गुरुजी अभी भी धरती में सुरक्षित हैं। आखिर सभी शिष्यों में समझौता हुआ कि हम सब मिलकर गुरुजी को खोदकर देखते हैं। अगर उनका शरीर सुरक्षित है तो हम उन्हें वापस दफना देंगे, और यदि शरीर गल चुका है तो हम उनका अंतिम संस्कार कर यहाँ से आश्रम चले जाएंगे। फिर शिष्य वैदराज धनंतर की कब्र खोदने लगे। कब्र खोदने के बाद शिष्य क्या देखते हैं कि धनंतर वैद्य का पूरा शरीर जैसे का तैसा था, किंतु उनका सर गायब था। ये दृश्य देखकर सभी शिष्य चकित रह जाते हैं। सभी शिष्य से ये समझ चुके थे कि अनजाने में उन्होंने एक ऐसी भूल की है जिसने सदा के लिए उनसे उनका गुरु छीन लिया था। वे सभी गुमसुम खड़े अपने गुरु के अचेत शरीर को निहारते रहे। सभी की आंखों से पश्चाताप के स्वर निकल रहे थे, जिन्हें दूर दूर तक कोई सुनने वाला नहीं था। तभी उनमें से एक शिष्य ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, यदि हम 5 की जगह 6 महीने में खोदते तो गुरु जी का सिर भी धड़ से जुड़ जाता और वह जीवित हो उठते। ये बात सुन दूसरे शिष्य ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। अब हम सभी को गुरु जी की वह बात याद करनी चाहिए जो उन्होंने मरते वक्त हमसे कही थी कि यदि तुम मुझे 6 महीने से पहले ही निकाल लेते हो तो सभी मुझे बनाकर मिल बांटकर खा लेना।